नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय भू संतुलन आपके साथ लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया सिद्धांत है, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भू संतुलन कहते किसे हैं। भू संतुलन को हम समस्थिति या आइसोस्टेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। पिछली बार के वीडियो में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के अंतर्जात बल कार्य करते हैं और साथ ही साथ बहिर्जात बल भी कार्य करते हैं, जिनके इन बलों के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और कई स्थलाकृतियाँ अपरदित भी होती रहती हैं। तो इस प्रकार भूपटल पर ये जितनी भी आकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बीच में एक संतुलन और स्थिरता की अवस्था रहती है। हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई पर्वत लुढ़क के गिर गया हो। वो जहाँ है और जिस स्थिति में है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो इसलिए भूपटल पर विद्यमान विभिन्न आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, इन सभी के बीच में एक संतुलन और स्थिरता की अवस्था बनी रहती है। इसके पीछे अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति काम करती है और हम इसी अदृश्य शक्ति को समस्थिति या भू संतुलन कहते हैं। इसको मैं और अच्छी तरह से परिभाषित करूँ तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों और निम्न बेसिनों के बीच भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा ही भू संतुलन कहलाती है ना। हम कभी भी बस में कहीं जाएं, उसके ऊपर अगर हम कुछ रखें तो हम देखते हैं कि वो लुढ़क जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो रोज ही घूम रही है, इसके ऊपर से ना कभी कोई पर्वत गिरा है ना कोई पठार गिरा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का संतुलन पाया जाता है और इसी संतुलन का नाम है हमारा भू संतुलन या समस्थिति। ये जो संकल्पना है समस्थिति की, ये प्लवनशीलता, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था ना, प्लवनशीलता का, ये वहाँ से आई हुई है। इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आया, ये हम देखते हैं। आइसोस्टेसी जो शब्द है ये वैसे तो डट्टन का दिया हुआ है, लेकिन हुआ क्या था कि 1859 में भारत की जो सिंधु गंगा का मैदान है, यहाँ का अक्षांश निर्धारण के लिए त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण हो रहा था। उस समय ये आई, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके निर्देशन में ये काम हो रहा था और गंगा सिंधु के मैदान में दो क्षेत्र, कल्याण और कल्याणपुर, इनके अक्षांशों का निर्धारण हो रहा था। उस समय जब इन दो अक्षांशों के यहाँ पर इनके निर्धारण के लिए दो प्रकार के सर्वे हो रहे थे। पहला तो था त्रिभुजीकरण या ट्रिग्नोमेट्री सर्वे और दूसरा था खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इन दोनों ही सर्वे से जो अक्षांश का मापन किया गया, इन दोनों ही विधियों के परिणामों में अंतर आया। ये जो अंतर आया था ये 5.236 का आया था और जब प्रेट महोदय ने इसको कैलकुलेट करके देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनको ये आश्चर्य हुआ कि ये जो 5.26 है ये इतना ना होकर 15.56 के करीब होना चाहिए था। और ये जो अंतर आया, इसको देखकर प्रेट महोदय को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कल्याण की जो हिमालय से दूरी थी वो मात्र 96 किलोमीटर थी। इससे प्रेट ने ये अनुमान लगाया कि हिमालय की निकटता का प्रभाव सर्वे के दौरान साहुल पिंड पर पड़ा है और वो उसकी ओर खींचा है। क्योंकि हम जब भी किसी स्थान पर अक्षांश का खगोलीय निर्धारण स्वतंत्र रूप से लटकते साहुल के अनुसार करते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण के कारण उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। और क्योंकि पृथ्वी गोलाभ है, इसलिए साहुल रेखा जो है समुद्र तल के साथ शुद्ध लंबवत ना होकर कुछ विक्षेपित भी होती है। तो इसी से उन्होंने ये डिस्टॉर्शन नापा। प्रेट महोदय ने जो कहा कि हिमालय के अंदर आकर्षण होता है, जिसके कारण साहुल पिंड का की जो रीडिंग है उसमें विक्षेपण आया, एरी महोदय इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना एक अलग ही मंतव्य दिया। उनके अनुसार जितने भी इस क्रस्ट के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये अपने नीचे स्थित सबस्ट्रेटम पर तैर रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। उनके अनुसार पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उन सब का घनत्व समान है।
परंतु उनकी ऊंचाई अलग अलग है और वो पृथ्वी पर जितना ऊंचा उठा हुआ है उससे कहीं अधिक उसका भाग सबस्ट्रेटम यानी कि सीमा या मेंटल के अंदर नीचे की तरफ स्थित है। ये ठीक वैसे ही है आर्किमिडीज के प्लवनशीलता के सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई जहाज पानी पर तैरता है तो उस जहाज का जितना भाग पानी के ऊपर दिखता है उससे कई गुना भाग पानी के नीचे स्थित होता है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर यानी कि क्रस्ट के ऊपर जो भी स्थलाकृति हैं वो अपने भार के बराबर पदार्थ जो नीचे धंसा हुआ है उस पदार्थ को हटाकर वहाँ पर अपने को ठीक उसी प्रकार से गाड़े हुए हैं जैसे कि कई बड़ी बड़ी इमारतों की नींव होती है। तो इस तरह से अपने द्रव्यमान के बराबर वो भार नीचे स्थित हल्के पदार्थ के भार को हटाकर अपने को स्थिर किए हुए हैं, ना कि किसी यांत्रिक विधि से। तो ये एरी का मत था और अपने मत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राट महोदय ये कहते थे कि हिमालय के बीच का जो भाग है वो खोखला है, लेकिन एरी महोदय इससे एग्री नहीं करते थे। उनका मत था कि हिमालय का जो भीतरी भाग है वो कदापि खोखला नहीं हो सकता और उन्होंने आर्किमिडीज के प्लवनशीलता के आधार पर इस चीज़ की व्याख्या की। अपनी संकल्पना को बल देने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग लंबाई के लोहे या लकड़ी के टुकड़े लिए विभिन्न ऊंचाइयों वाले और उन्हें पारे से भरे हुए बेसिन में डुबो दिया। आपको इस चित्र में दिख रहा है कि ये एक कंटेनर है जिसमें पारा भरा हुआ और उसमें अलग अलग आकृति के ये लोहे या लकड़ी के टुकड़े हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई में डूबते गए। अधिकतम उभरा हुआ टुकड़ा अधिकतम गहराई में धंसा, मतलब जिस टुकड़े की लंबाई ज़्यादा थी वो उतना ज़्यादा लंबा धंसा, जो कम लंबा था और जिसका ऊपर कम भाग रहा उसका कम भाग अंदर डूबा। तो इस प्रकार एरी ने विभिन्न मोटाई किंतु समान घनत्व वाले स्तंभों के आधार पर अपने मत को साबित करने की कोशिश की। उनके अनुसार भूतल पर जितने भी ऊंचाइयां हैं, उच्चावच है, वो सब समान घनत्व के पदार्थों से बने हुए हैं और जो जितना ऊंचा है वो मेंटल या सबस्ट्रेटम या दुर्बलता मंडल, आप कुछ भी कह लीजिए, उसमें उतना ही गहरा नीचे की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है, ये देखिए वही प्रयोग है। ये पीले आकार के जो हैं ये समान घनत्व पर अलग अलग ऊंचाई के टुकड़े हैं। यहाँ जो लाइन दिख रही है आपको ऊपर, क्रस्ट के ऊपर वाली लाइन, इसके ऊपर ये जो है ये उच्चावच हैं। ये अपने सबस्ट्रेटम या आधार मटेरियल में धंसे हुए हैं। जो जितना लंबा है वो उतना ही ज़्यादा धंसा हुआ है। यहाँ आपको ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है। एरी के इस मत की 3 बिंदुओं पर आलोचना हुई। पहला तो है कि यदि एरी का मत मान लिया जाए कि प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं, यानी नीचे सबस्ट्रेटम में धंसे हुए हैं, तो हिमालय पर्वत की जड़ें लगभग 80,000 मीटर की होगी। परंतु हम जैसे जैसे पृथ्वी के भूगर्भ के भीतर जाते हैं तापमान इतना अधिक बढ़ जाना चाहिए कि हिमालय पर्वत की ये जड़ें जो हैं पिघल जाए। तो यहाँ पर एरी का मत भ्रांतिपूर्ण प्रतीत होता है। दूसरा, हिमालय पर्वत की जड़ें पिघलकर बाहर निकलती रहनी चाहिए, जिसके कारण हिमालय पर्वत बाहर आ जाना चाहिए था, परंतु ऐसी भौगोलिक संभावनाएं नहीं दिखी। तीसरा जो था कि एरी के जो विचार थे ये व्यक्तिनिष्ठ थे, वस्तुनिष्ठ नहीं। यह विचार व्यावहारिक तो हैं परंतु वास्तविक जगत पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। एरी के सिद्धांत का मूल्यांकन। एरी के संतुलन सिद्धांत को प्रेट और हैफोर्ड की अपेक्षा अधिक वरीयता प्रदान की गई, जिसके लिए 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, भूकंपीय अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के भीतर अलग अलग घनत्व की संकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। संकेंद्रीय परतें हैं मतलब एक के ऊपर एक है, न कि ये स्तंभ रूप में है एक के पास एक। दूसरा है कि पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में भूपटल में संपीड़नात्मक
अथवा तनाव मूलक क्षैतिज बलों की प्रधानता रही है, न कि ऊर्ध्वाधर बलों की। तो इन दो बिंदुओं के आधार पर आज भी एरी का सिद्धांत अधिक वरीयता लिए हुए है।